भिवानी विधानसभा में जो है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, लोग किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करेंगे और क्या वर्तमान विधायक के कामों से खुश है, इसी को लेकर हम भिवानी विधानसभा के कुछ लोगों से बात करेंगे। इस चौपाल के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, भिवानी विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या विधायक ने जो काम करवाए संतुष्ट हैं उनसे? मुद्दे बहुत हैं और विकास की तो पिछले 20 साल से ज़रूरत है। इस बार लोग उसी आदमी को विधायक चुनेंगे जो विकास करवा सके और लोगों की बातों पर खरा उतर सके। केवल भरोसे दिला के चले जाना, उन ऐसे लोगों को लोग नकार देंगे। तो क्या लगता है विधायक ने जो वादे किए थे पूरे किए हैं वो 15 साल में? 15 साल में उन्होंने जो काम किए हैं वो धरातल पर नाकाफ़ी हैं वैसे तो, क्योंकि डे बाई डे जनसंख्या बढ़ रही है, शहर का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो जो जगह बड़ी है उसके अंदर विकास की ज़रूरत है। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा मेरे हिसाब से तो बीइंग एडवोकेट, मैं जो फेस कर रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ लोगों को, तो सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी है ना, इस पर एक लगाम सी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम जो ऊपर से छोड़ती है ना, जो भी सुचारू करना चाहती है चालू, वो ब्यूरोक्रेसी मेरे हिसाब से तो उनको अच्छी प्रकार से इम्प्लीमेंटेड नहीं कर पा रही, किसी भी किस एंगल से कर पा रही है मेरे को नहीं पता।
तो हम उस विधायक को बनाना चाहेंगे जो थोड़ा सा इन पर लगाम भी लगा सके। और दूसरी चीज़ मुद्दा सर ये जो इवन जो छोटी छोटी जो डिजिटल टाइज जो स्कीम चला दी हैं, अभी उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर रूप से प्रशिक्षण वगैरह इनका होना चाहिए ताकि आम आदमी तक पहुंच पाएँ। तो इस बारे में मुद्दा, इसी को मुद्दा बनाते हुए जो डेवलपमेंट के बारे में अच्छा विधायक हमें बनाना चाहिए जो उनसे भी पार्टी का। आपको क्या लगता है भिवानी के क्या मुद्दे विधायक ने कितने अच्छे काम करवाए या नाकाम रहे? सर हम जब भी विधायक जी से मिलते थे ना, बिल्कुल प्यार से मिलते थे। जो छोटे बच्चे भी जाके मिलते हैं तो वो मिलते, हर समय घर पे ही मिलते हैं। छोटे बच्चे भी बाहर भी देखते हैं तो क्रिकेट खेलते मिलते हैं, उनके घर पे भी बॉल चल जाती हैं तो हंसते हंसते वापस बॉल दे देते हैं। तो विधायक जी ने हमारे जैसे पूरे तो काम किसी के बनते नहीं, चाहे सड़कें हैं, रोडें हैं, पूरे तो कभी भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे को जो भी है अच्छा प्रयास किया, अच्छे काम किए हैं। और कई 112 चल रही है हमारी, 112 से भी काफ़ी आतंकवाद है, गुंडागर्दी है, कम हुई है। एक बार फ़ोन कर देते हैं तुरंत 112 पहुंच जाती है। अगर महिला को भी कभी रात को कभी टाइम लेट हो जाता है तो महिला भी फ़ोन कर देती है तो घर पर भी पहुंचा कर आ जाती है कि 112 आपको सेफ घर पर पहुंचा के आ जाती है। काफ़ी चीज़ें हैं, हैप्पी कार्ड चलाया है, वो भी उससे भी हम सरकार से हम काफ़ी खुश हैं। राशन भी हमें जो मिलता है, तेल मिलता है, चीनी मिलती है, तो ये इससे भी सरकार से हम काफ़ी खुश हैं। फिर भी हमारे जो काम है, जो बचे हैं, वो भी आगे हमसे उम्मीद यही है कि यही सरकार कर सकती है। भिवानी में जी विकास अच्छे से हो रहा है जी। हम तो यही सोचते हैं भी जो भिवानी का मतलब शहर का विकास करे, सड़क वगैरह अच्छी बनवाए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करे। घनश्याम जी का जो टाइम पीरियड रहा है ना, वो एक इस प्रकार से रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई इसका जो पीरियड रहा है ना, ये बड़ा ही मतलब शांत रहा है। थोड़ा सा मतलब किसी का अगर विशेष भला नहीं कर पाए किसी का तो बुरा भी नहीं किया, ये प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए मेरे हिसाब। कुछ बीजेपी की पॉलिसी है वो प्लस पॉइंट बता रहे हैं जो आम जनता, जैसे पॉलिसी इन्होंने लाई है, जैसे सर्विस वाले मुद्दे हैं भाई, सर्विस जो बिना पर्ची खर्ची की जो बात है इनकी कहीं ना कहीं। ये तो पूरे भिवानी, पूरे हरियाणा की बात है। भिवानी की बात करें, भिवानी में क्या समस्या है, क्या वो उसी मुद्दे पा रहा हूँ क्योंकि ये जो मुद्दा बनता है ना, एक लोकल क्षेत्र का नहीं बनता सर, हरियाणा लेवल की बात होती है। क्योंकि या तो बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी सर, और तो किसी का मुद्दा ही नहीं है यहाँ। तो यहाँ थोड़ी सी टक्कर तो अच्छी है, बता रहे हैं इस बार कुछ जो सर की जो गवर्नमेंट कंटिन्यू चली आ रही है उसके प्रति लोगों की नाराजगी होती है, ये तो अमूमन ये तो सभी को पता है। बट ये है कि अच्छा मुकाबला है और उम्मीद है कि अच्छा ही बनाएगी भिवानी की जनता, जिसको भी बनाएगी। तो ये थे भिवानी के लोग जिनका साफ तौर पर कहना कि काफ़ी मुद्दे हैं, कई जगह जो है काफ़ी जो योजनाएं हैं, मुद्दे हैं वो लागू भी हुए हैं, विकास कार्य भी हुए हैं, लेकिन जो 10-15 साल से है लोगों की नाराज़गी भी सरकार पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट भिवानी में जो लोगों की नाराज़गी 10-15 साल से कुछ काम न होने से उसको दूर कर पाते हैं, या फिर कांग्रेस जो है इन मुद्दों को लेकर हावी होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मिंटू के साथ जगबीर घनघस, भिवानी। तो देखना होगा कि भिवानी से सीपीएम उम्मीदवार ओम प्रकाश अपने प्रतिद्वंदियों को कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं। अब विवेचना के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी मुसलसल बढ़ती जा रही है। वोटिंग से चंद रोज पहले सियासी दल जनता से कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हर कोई बता रहा है कि कैसे उसके सत्ता में आने के बाद आम जनता की भलाई के लिए सरकार की तिजोरियां खोल दी जाएंगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की है। पार्टी का कहना है कि पिछले 10 सालों में उसकी सरकार ने प्रदेश में जो विकास किया है, आने वाले 5 सालों में उसकी रफ्तार और बढ़ेगी। साथ ही कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। 7 गारंटियों वाला मैनिफेस्टो कांग्रेस भी जारी कर चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अपने घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में आज विवेचना में बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। लोक लुभावन वादों के साथ क्या पार लगेगी नैया? क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर दलों का है जोर? बड़ी बड़ी घोषणाएं क्या राज्य की वित्तीय सेहत पर डालेंगी बुरा असर? पार्टियों के घोषणा पत्रों पर कितना भरोसा करती है जनता? हरियाणा में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के जारी होने का सिलसिला परवान चढ़ रहा है। कांग्रेस के बाद गुरुवार को बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। भरोसा दिल से बीजेपी फिर से के नारे के साथ पार्टी ने 72 पन्नों के घोषणा पत्र में
सभी वर्गों क्षेत्रों के लिए 20 संकल्प लिए हैं। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें जनता से कई अहम वादे किए गए थे। बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अध्ययन करने वाले सियासी जानकारों का कहना है कि दोनों पार्टियों ने कई मामलों में लगभग एक जैसी घोषणाएं की हैं। साथ ही दोनों ने कुछ अलग अलग वादे भी किए हैं। आइए अब जब दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं तो इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात महिलाओं के लिए जारी की गई योजनाओं की। हाल ही में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को केंद्र में रखकर बनी कई योजनाएं चर्चा में रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। अब ऐसी ही एक योजना का वादा हरियाणा की महिलाओं से भी किया जा रहा है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय मदद देने का वादा किया है। ये वादा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पूरा किया जाएगा। साथ ही हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलना जारी रहेगा। अव्वल बालिका योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र भी महिलाओं के लिए कई घोषणाएं कर चुका है। कांग्रेस का वादा है कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों से भी कई वादे किए। इसमें सबसे अहम वादा सभी 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद जारी रखने का है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वो किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान करने का ऐलान भी कांग्रेस ने किया है। दोनों मुख्य दलों के घोषणा पत्रों में युवा वर्ग पर खासा फोकस किया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उसकी सरकार 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरियां देगी। साथ ही 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अन्य अवसर भी पैदा किए जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवाओं के लिए कांग्रेस ने भी अपने पिटारे से तमाम वादे किए। कांग्रेस ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो मंजूर हैं लेकिन जिन्हें भरा नहीं गया, उन सभी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। साथ ही कांग्रेस ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की भी घोषणा की है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्रों में दलितों और पिछड़ा वर्ग के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने कहा है कि छोटे पिछड़े समाज की जातियों के कल्याण के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूरी स्कॉलरशिप देने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा भी हुई है। उधर कांग्रेस का वादा है कि उसकी सरकार बनने पर ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, इसके लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए महीने की पेंशन देगी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में जनता की सेहत का जिक्र भी किया गया। बीजेपी चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान करेगी। हर परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। उधर कांग्रेस का वादा है कि उसकी सरकार बनने पर 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान चिरंजीवी योजना के नाम से ऐसी ही योजना शुरू की थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने गरीबों की छत और घरों के बिजली बिल का भी पूरा ध्यान रखा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास उपलब्ध कराने की बात है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 5 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उधर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घर और जमीन दोनों के संबंध में ऐलान किए हैं। साथ ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है।
आराव साहब, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणाएं की हैं, क्या लग रहा है कि ये घोषणाएं कितनी पूरी हो पाएंगी, क्या कुछ रहेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने पिछले 10 साल से देखा है कि अपनी बातों पर कितना खरा उतरी है बीजेपी। ये तो सिर्फ अंबानी अडानी की पार्टी और एक मैनेजमेंट करती है। ये झूठे मैन्युफैक्चर जारी करना या कुछ भी करना इनका काम है, ये जनता को बहकाना। आज अपने होडल हल्के में जगदीश नायर पिछले विधायक रहे थे और उदयभान जी उसके सामने है। आज अपने पापों को छिपाने के लिए बीजेपी का विधायक आज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। जितने भी उनके साथी हैं, चाहे बलदेव सरपंच हो चाहे कोई भी है, सारे उदयभान के साथ चिपके पड़े हैं। तो वो क्यों उन्होंने अवैध धन कमाया है। आज होडल की ये दुर्दशा है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ लूट पाट के अलावा। ये घोषणाएं क्या लगती हैं कि अमली जामा होगा इन? भैया इन घोषणाएं तो जब ये सरकार आएगी जब ही तो पूरा करेगी। अच्छा। इनकी तो 20 भी ना है, गिन लेना, हम देते हैं दावे के साथ। हरियाणा आए प्रधान है, यहाँ पे मरोड़ काटी जाती है। अब की बार ये खट्टर और ये जो नायब सैनी है ना, इनकी मरोड़ काट देगा हरियाणा। 20 से ज़्यादा सीटें नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के शासन 10 साल कार्यकाल को भी देखा है, ये सब झूठा है। झूठ और लूट इनका काम है। ये जनता को झूठे वादा यानी कि वोट लेने के हासिल करने के कारण लोगों से ये अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन वो सब झूठा रहा। जब 10 साल इनका शासन रहा, जब कहाँ चले गए थे ये लोग, तब विकास की याद नहीं आई इनको। आज विकास की याद आ रही है। आज जनता दुखी है, या कर्मचारी हो या व्यापारी हो या किसान हो या मजदूर हो या खिलाड़ी हो, सब वर्ग इन सरकारों से दुखी हो चुका है। आपने कांग्रेस की भी कार्यकाल देखा, हमारा जो क्षेत्र था, हमारा जो प्रदेश था, भेदभाव की राजनीति करी इन लोगों ने। हुड्डा जी यहाँ से सारे क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को उठा के ले गए, चाहे वो IMT की बात हो या मेडिकल कॉलेज की बात हो या स्टेडियम की बात हो या उद्योग क्षेत्र की बात हो, नौकरियों की बात हो, सारी नौकरी झज्जर, रोहतक और सोनीपत। लोगों को चुनाव के दौरान लुभावने वादे किए जा रहे हैं। बिल्कुल कतई झूठे वादे, लोगों को बहका रहे हैं कि अब की बार ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन तब क्यों ना किया, तब इनकी सरकार थी। आज ये लोगों को दोबारा से बहकाने का काम कर रहे हैं। जनता आज समझदार है, पढ़ी लिखी है, जान चुकी है। अब की बार वोट की चोट इनको देगी जवाब। भाजपा ने संकल्प पत्र अपना घोषित किया है, क्या कहोगे बीजेपी के लिए कितना कामयाब हो सकता है चुनावों में? मैडम, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, बीजेपी भी बेहद झूठी पार्टी है इन माई वर्ड्स। ये कोई पहले 10 साल से देख रहे इसका घोषणा पत्र को, कोई साबित नहीं हुआ कोई भी। तो इस बार ये जो संकल्प पत्र है ये कोई फायदा जनक नहीं होगा, झूठ का पुलंदा है, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा ये कौन? घोषणा पत्र पूरी होंगी क्या घोषणाएं? ये शिक्षित आदमी है, उसको सबको पता है कि झूठ बोल रहे, एक भी वादा पूरा नहीं होगा। अब इसने जगह जगह जाओ, पहले उस गांव से लोग गए थे, वहां नारियल फोड़ के दिखाना चाह रहा है इलेक्शन से पहले। और एक बार इन्होंने 2-3 रैलियां किया हुआ, हरियाणा रोडवेज की बस सारी जारी। इनके पास तो कोई और नहीं है, विपक्ष को जेल में डालते। झूठा वादा किया जा रहा है, झूठा, पूरा झूठा वादा, झूठ का पुलंदा है। वादा खिलाफी की वजह से घोषणा पत्रों की विश्वसनीयता में कमी आई है। इन्हें फिर से भरोसेमंद बनाने के लिए सियासी दलों को चाहिए कि वो जनता से सिर्फ वही वादा करें जिसे वो पूरा कर सकें। ऐसे वादे बिल्कुल ना करें जो बाद में जुमला साबित हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव में होटल हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से अपने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को फिर से मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी के जगदीश नायर और कांग्रेस के उदयभान के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक जगदीश नायर का टिकट काटकर हरिंदर सिंह रामरतन को मैदान में उतारा। आइए जानते हैं बीजेपी विधायक जगदीश नायर के पिछले 5 सालों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, यहाँ की जनता की उनके बारे में क्या राय है। संतोष जी, क्षेत्र का कितना विकास हुआ है इस भाजपा सरकार में? कुछ भी नहीं हुआ। क्या समस्या है फिलहाल? यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। अच्छा। हाँ, 5 साल तक हमारा अनाज भी नहीं पैदा, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आज लोग हमें मार्ग नहीं मिला सरकार से, ना या पानी को। सरकार ने मतलब पानी की नहीं वो करी, वो सिर्फ MLA खा गो, सारे MLA सरपंच मिलकर सारे खा गए।
ठीक है। आज लोग यूं सरकार अब तो यहाँ पे पानी नहीं, हम घोट पानी में हमारे बालक बच्चे हम सब इसमें रहे हैं। आज लोग हमारे कोई गिरारा बने हो ना कोई पानी का साधन हो ना जी, हम भूखे मरने इतना हो आगे हमारी। इस बार कैसे विधायक चाहते हो? कच्ची भी ना आए यहाँ से कंट्री, हमें तो ऐसा चाहिए जो हमें ना अनाज पैदा हो और हमारे बालक पर है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर जी? सब चीज की समस्या है, किसी भी चीज का समाधान नहीं हुआ? कोई भी चीज को नहीं। आज लोग बोतल के नहीं आ जा और वहाँ के बाद कोई मतलब नहीं काई चीज से, फिर ना देखे कोई भी कहाँ है रो। कैसा विकास चाहते हैं? हम तो जी ऐसा चाहना जो हमारे बालक पर है, अनाज पैदा हो, पानी का साधन हो, और ये हमारे ये बने गरारे कितनी गंदगी पैदा है ये। बरसात के मौसम में और कैसा हाल हो जाता है? बरसात ऐसी है क्या? सारी ये ज्यादा है, फिर की तो सबरी खत्म है, पर ये ज्यादा इसको नहीं बन। मतलब कि जो गाँव का पानी आ रहा है ना उसको भी निकार नहीं है, वो भी हमारे खेत में पानी चल रहा है इसमें 12 मास। नई सड़कें कब की बनी है? यहाँ तो जी पता ना कोई 6 साल, हमें तो 10-12 साल से हम देख रहे बातें पहले बनी, 10-12 साल से हमारी कोई नहीं बनी सड़क। हाँ। क्या कहोगे क्षेत्र में कितने विकास? अरे कुछ भी विकास नहीं पानी की व्यवस्था, नहीं बिजली की है, और नहीं बच्चे लगे हैं, कुछ भी नहीं हो, क्या करे? हाँ कुछ भी विकास नहीं हाँ, किया। कई अस्पताल में कोई मशीनरी न हो, कोई एक्सरा बारे न हो, कोई कैसो भी मशीनरी न हो कि क्या करे। हाँ इसे विधायक बना रहे हैं? हाँ, ये रविंद्र सहरावत बना रहे हैं और बना न रहे, अपने अधिकार ले रहे हैं। सहरावत साहब का नंबर इस बार आके रहेगा? आके रहेगा, क्यों रावतों को आ लिया, डाकरों को आ लिया, हमारी बारी है। पिछले 10 सालों में पलवल को भाजपा सरकार ने बर्बाद किया है, लोगों को मायूस किया है, बेरोजगारों को मायूस किया है। यहाँ की सब्जी मंडी और मंडी की हालत देखिए, यहाँ ट्रैक्टर मार्केट की हालत देखिए, यहाँ जाम इतने लगते हैं, यहाँ सड़कों पर बारिश में पानी खड़ा हो रहा है, सीवर ठप पड़े हैं, सीवर और पानी के जो नए काम हुए हैं वो घोटाले हैं। और यहाँ पलवल के अस्पताल की जो मैंने बनवाया था बदहाली है, जो स्टेडियम हमने मंजूर किया था वो भी इन्होंने ना के बराबर उसको खड़ा किया है। और जो गुड़गांव नोएडा की तर्ज पर हम पलवल को बनाना चाहते थे वो नहीं हो पाया, बल्कि पलवल को बीजेपी ने गांव की तरह बनाकर के छोड़ दिया। ये भाजपा के नेताओं की देखरेख में और पुलिस की शरणागत और ये गुंडे, भाजपा नेता, गुंडे और पुलिस तीनों मिले हुए, तब ये फिरौती का लूटमार का काम चल रहा है। और हमारी सरकार बनेगी, इनके सबके चेहरे उजागर करेंगे कौन वो गुनहगार लोग हैं। और अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें आज सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखौंदा, गोहाना और बरौदा विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी विधानसभा में। 2019 की विधानसभा चुनाव में सोनीपत सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पंवार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कविता जैन को 32,861 वोटों से हराया था। सोनीपत से बीजेपी के टिकट पर कविता जैन इससे पहले लगातार 2 बार विधायक रही थी। वो साल 2019 और 2014 में इस सीट से विधायक चुनी गई थी। आमतौर पर ये सीट कविता जैन का गढ़ रही है। हालांकि अगर पूरे सोनीपत की बात करें तो पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ माना जाता है। राई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। इस इलाके में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का मिश्रण है। राय विधानसभा सीट पर हुए 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मोहनलाल बडोली ने 2,662 वोटों के अंतर से राय सीट जीती थी। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जय तीरथ ने मात्र 3 वोटों के अंतर से सीट जीती थी। उन्हें 36,703 वोट मिले थे। खरखौदा एक एससी सीट है। 2019 की विधानसभा में कांग्रेस के जयवीर सिंह ने 1,544 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की। उन्हें 38.05 वोटर शेयर के साथ 38,577 वोट मिले थे। जयवीर सिंह ने जेजेपी के पवन कुमार को हराया था, जिन्हें 37,033 वोट मिले थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में जयवीर सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में जयवीर सिंह को 37.42% वोट शेयर के साथ 37,829 वोट मिले थे। गोहाना विधानसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 में गोहाना में कुल 33.39% वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस से जगबीर सिंह मलिक ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी को 4,152 वोटों के मार्जिन से हराया था।
गन्नौर विधानसभा क्षेत्र सोनीपत के उत्तरी भाग में है, जो दिल्ली के करीब है। 2019 में गन्नौर में कुल 48.33% वोट पड़े थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से निर्मल चौधरी ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 10,280 वोटों के मार्जिन से हराया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सोनीपत जिले की बरौदा सीट पर सियासी जंग रोचक हो गई है। बीजेपी ने पूर्व सांसद के बेटे प्रदीप सांगवान को टिकट दिया है। इनका मुकाबला विधायक इंदुराज नरवाल से है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बरौदा सीट से कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत हासिल की थी। हुड्डा को कुल 42,566 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के योगेश्वर दत्त रहे थे, उन्हें कुल 37,726 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 34.67 था और बीजेपी का वोट प्रतिशत 30.73 था। आपकी विधानसभा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।